नमस्कार, मैं समीक्षा दादीज पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। बारामूला और राजौरी में मुठभेड़ जारी, 2 आतंकी ढेर। लंदन में उपराष्ट्रपति धनखड़ की राहुल गांधी को खरी खरी, कैम्ब्रिज वाले बयान पर बिना नाम लिए साधा निशाना। बेंगलुरु में पीएम मोदी का 26 किलोमीटर लंबा रोड शो देखने के लिए हजारों लोग जुटे। पीएम मोदी का चहेता कर रहा खड़गे के परिवार के हत्या की साजिश। टिल्लू पर चाकू से हमला करते रहे गैंगस्टर, तमाशीबीन कर्मचारियों पर कार्यवाही। बृजभूषण के खिलाफ 7 पहलवानों के बयान दर्ज, छेड़छाड़ की तारीख एक को भी याद नहीं। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई द केरल स्टोरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी पहुंचे, LOC-IB समेत सैन्य अभियानों की करेंगे समीक्षा। स्मृति का शिवकुमार से सवाल, मिसेज वाड्रा को नमाज पढ़ते देखा है। जयशंकर ने पाकिस्तान को नींद से जगाया, सुनाया कॉफी वाला मुहावरा। अब खबरें विस्तार से। बारामूला और राजौरी में मुठभेड़ जारी, 2 आतंकी ढेर, एक अन्य घायल। जम्मू कश्मीर में राजौरी व बारामूला में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शुक्रवार को हुए आतंकी हमले के बाद सेना ने घेराबंदी तेज कर दी। शनिवार को सेना ने राजौरी में एक आतंकवादी को मार दिया है, जबकि एक अन्य घायल बताया जा रहा है। वहीं बारामूला के करहामा कुंजर इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया है। इस आतंकी के तार लश्कर से जुड़े हैं। आज हमें जो है एक रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि करहामा गांव जो है कुंजर पुलिस स्टेशन के अंदर, वहां पर कुछ सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है। इस इन्फॉर्मेशन के मिलते ही बारामूला पुलिस, आर्मी 2RR और 176 बटालियन CRPF की ज्वाइंट पार्टीज ने इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जब चल रहा था तब एक रिहायशी मकान से जो है हमारी पार्टीज में फायरिंग हुई। इस फायरिंग के रिटेलिएशन में जो है एक दहशतगर्द अब तक मारा जा चुका है। ये दहशतगर्द जो है ये लश्कर-ए-तोयबा तंजीम से वाबस्ता है और कुलगाम जिले का रहने वाला है। इस मसले में हमने FIR रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी है। लंदन में उपराष्ट्रपति धनखड़ की राहुल गांधी को खरी खरी, कैम्ब्रिज वाले बयान पर बिना नाम लिए साधा निशाना। किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी में शामिल होने ब्रिटेन पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को भारतीय समुदाय मुलाकात की। इस दौरान प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि भारत इस समय ऐसा लोकतंत्र है जो किसी भी वैश्विक मानकों पर सबसे मजबूत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लंदन में भारतीय मूल के पूर्व और वर्तमान सांसदों के साथ भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने इशारों में राहुल के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सार्वजनिक जगहों पर अगर कोई बिना सच के और निराधार बातें करता है तो उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। उनकी बातें कहीं नहीं टिकती हैं। बेंगलुरु में पीएम मोदी का 26 किलोमीटर लंबा रोड शो देखने के लिए हजारों लोग जुटे। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक चुनाव के लिए मेगा रोड शो शुरू किया है। बेंगलुरु में पीएम मोदी का रोड शो सुबह 10 बजे शुरू हुआ था। उनका ये रोड शो 17 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरा। इसमें हजारों की भीड़ जुटी है। पीएम की रैली में जय बजरंग बली के नारे भी लगाए जा रहे हैं। हमारा बीजेपी में नेता और देश का बहुत आगे ले जाता है हमारा मोदी जी।
चाय वाले आको वो को इधर इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हो गया है। बहुत राष्ट्र हमारा इंडिया को रेस्पेक्ट देती है। बहुत कंट्री में हमारा इंडिया का नाम मोदी आगे बढ़ाया है। मोदी जी के मोदी जी के मोदी जी के और मोदी जी जय जय। सुबह से लाइन में खड़े हो आप, मोदी जी को 11 हमें 11 बजे आंदे कल आ जाते, हमें वेट करता, मोदी जी को देख को जाता। मोदी जी एक अच्छा इंसान है। मोदी जी देश के आगे बढ़ाने के बहुत मेहनत पड़ता है। सुबह 4 बजे को उठता है, नाइट 12 बजे को सोता है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर आज तक इंडिया में नहीं आया। आज तक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर में कौन को मोदी को देना ऐसा रेस्पेक्ट कौन सा कंट्री भी दे नहीं। अभी अमेरिका रशिया सबको मोदी बस है, ऐसा होगा। जय हिंद। बहुत उत्साह के हम सभी, बहुत एक्साइटमेंट है। मोदी जी आने के लिए हम बहुत हमारा बसवनगुड़ी क्षेत्र का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम बोलते हैं सभी। हमारा ग्रुप किस तरह से स्वागत करेंगे उनका? बहुत खुशी से करेंगे। हमको बात करने की नहीं हो रहा, इतना खुशी हो रहा है मोदी जी को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा रवि सुब्रमण्यम सर से भी बहुत धन्यवाद बोलते हैं। हमारा बसवनगुड़ी को आने के लिए सभी लोगों को भी धन्यवाद कहते हैं। मोदी के लिए बहुत बहुत प्रणाम। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ, तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है। सिंस व्हाट आई फील इज आई हैव सीन द बेस्ट पीएम। मुझे लगता है इस इंडिया का बेस्ट पीएम है। उनका काम जो कुछ भी वो कर रहे हैं बहुत ही हेल्पिंग रही है, तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। कोविड टाइम में सुना कि पीएम मोदी यहाँ आ रहे हैं, तो हाँ। किस तरह का फील था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, कुछ जल्दी हमने हाँ जल्दी तैयार हो गए। हम आगे जल्दी कब आएगा देख रहे हैं। कल से हम इंतजार कर रहे हैं इस मौके के। डेफिनेटली 60 साल से इसे पीएम तो हमने नहीं देखा है। ये तो हमारे लक है कि हम ऐसे पीएम को देख रहे हैं हमारे जनरेशन में। मेरे सब बच्चे को बोलती हूँ कि ऐसा डेडिकेटेड और नेशन लविंग मैन और कभी नहीं मिलता। पहले नहीं थे, पता नहीं मोदी जी से इंस्पायर्ड होके फ्यूचर जनरेशन में पैदा होंगे या नहीं, लेकिन अभी तो एक पर्सन है हु इज नेशनलिस्ट एंड हमारे देश को, देश की कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना एफर्ट लगा रहे हैं। पीएम मोदी का चहेता कर रहा खड़गे के परिवार की हत्या की साजिश। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से पहले राजनीति अपने चरम पर है। तमाम राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब कांग्रेस ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार की हत्या करने की साजिश चल रही है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर इस साजिश का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी नेता अब मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की साजिश रच रहे हैं। यह अब चित्रपुर से बीजेपी के उम्मीदवार की रिकॉर्डिंग से स्पष्ट है, जो पीएम मोदी और सीएम बोम्मई का चहेता भी है। दोस्तों, शायद आज देश के प्रजातंत्र के इतिहास में सबसे दुखद दिन है। बुरी तरह से हार का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार को कत्ल करने का प्लान बनाया है। क्या राजनीति इससे भी अधिक गिर सकती है? मोदी जी बहुत छटपटाए और विचलित हैं। पूरी भाजपा चिंतित है, क्योंकि 6.5 करोड़ से अधिक कर्नाटक के हमारे भाई बहनों ने यह मन बना लिया है कि वो भाजपा को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। हार का सामना कर रही भाजपा अब कत्ल पर उतर आई है। गाली गलौज की भाषा तो वो इस्तेमाल करते थे, झूठ और फरेब का और प्रपंच का इस्तेमाल तो वो करते थे,
पर आज दुख की बात है कि भाजपा के चित्तौड़गढ़ के उम्मीदवार का ऑडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर से भाजपा के नेता न केवल गंदी गालियां और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं खड़गे साहब और उनके परिवार के लिए, बल्कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार का सफाया करने की बात कर रहे हैं। कर्नाटक की जमीन से उठकर देश की राजनीति के शिखर पर पहुंचे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के लोगों के प्रति भाजपाई नफरत का इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता। और ये एक डिजाइन है, क्योंकि भाजपा को यह पच नहीं पा रहा कि दलित समाज का एक व्यक्ति, दलित समाज में फैक्ट्री लेबरर के घर पैदा होकर एक व्यक्ति ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक कैसे पहुंच गया। कर्नाटक के लोगों के प्रति भाजपा के नेतृत्व की नफरत, कर्नाटक के लोगों के प्रति, खासतौर से दलितों और पिछड़ों के प्रति भाजपा की नफरत का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। 27 फरवरी 2023 को खुद प्रधानमंत्री खड़गे साहब को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास करते। 2 मई 2023 को केवल चंद दिन पहले भाजपा के विधायक और भाजपा के महासचिव मदन दिलावर ने खड़गे साहब की मौत की भविष्यवाणी कर दी। और अब भाजपा के कर्नाटक के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी पत्नी और उनके परिवार को कत्ल करने का, सफाया करने का प्लान बना रहे हैं और ऑडियो पर उनकी रिकॉर्डिंग आपके सामने। साथियों, भाजपा और प्रधानमंत्री की फ्रस्ट्रेशन हम सब देख रहे हैं। वो आए दिन एक मनगढ़ंत कहानी घड़ते हैं। वो ये नहीं बता रहे कि कर्नाटक के लोगों के लिए क्या करेंगे, वो पूरी दुनिया की बात करेंगे, कर्नाटक की बात नहीं करते, क्योंकि कर्नाटक में 40% कमीशन की हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार को लेकर उनके पास कोई जवाब नहीं। कर्नाटक बसवन्ना जी की भूमि है, जहां 901,000 साल से प्रजातांत्रिक असूल और एक दूसरे के साथ एक स्वर में, एक प्रेम से रहने का एक उदाहरण पूरे देश और दुनिया को कर्नाटक ने दिया है। आज उसी कर्नाटक की सत्तासीन भाजपा सरकार के नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार का कत्ल करने का प्लान बनाए। इससे दुखद, इससे घृणापूर्ण बात क्या हो सकती है। हां, आज भी मौनी बाबा श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी, कर्नाटक की पुलिस और चुनाव आयोग चुप रहेगा, क्योंकि उन्हें भाजपा का कत्ल करने का अपराध भी नजर नहीं आता। कर्नाटक के भाई बहनों से हम केवल ये कहेंगे कि ये षड्यंत्र मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खिलाफ नहीं, ये 6.5 करोड़ कर्नाटक के भाई बहनों के खिलाफ है। ये उनकी अस्मिता और स्वाभिमान का कत्ल करने का षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र का आज पर्दाफाश हो गया। वोट की चोट से इसका जवाब दीजिए। आई विल नाउ रिक्वेस्ट माय कोलीग पवन जी to once again play the audio and then we'll take questions. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ
समजदारी माहिती दिली या घरात दिल्यामुळे आहे सर भाई मला लाईन बघा तिहाड़ जेल का नया सीसीटीवी फुटेज। टिल्लू पर चाकू से हमला करते रहे गैंगस्टर, तमाशबीन कर्मचारियों पर कार्रवाई। दिल्ली के तिहाड़ जेल नंबर 8-9 में मंगलवार को सुनील मार उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई थी। इस वारदात का एक नया सीसीटीवी फुटेज गुरुवार को सामने आया था और एक और सीसीटीवी फुटेज आज सामने आया है, जो कि हत्या के बाद का है। इस वीडियो में एक बार फिर पुलिस के सामने आरोपी टिल्लू ताजपुरिया के शव पर हमला करते दिख रहे हैं। वे उस पर वार कर रहे हैं, उसे पैरों से कुचल रहे हैं और सामने पुलिसकर्मी तमाशबीन बने हुए हैं। इस मामले में एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत जेल के कुल 7 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ब्रिजभूषण के खिलाफ 7 पहलवानों के बयान दर्ज। छेड़छाड़ की तारीख एक को भी याद नहीं। पहलवानों से छेड़छाड़ मामले में कार्यवाही करते हुए दिल्ली पुलिस ने शनिवार को सभी 7 शिकायतकर्ता रेसलर्स के बयान दर्ज कर लिए हैं। उनके वकील की मौजूदगी में ये बयान नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार इस दौरान शिकायतकर्ताओं ने अलग अलग इंसिडेंट के बारे में बताया, लेकिन छेड़छाड़ की तारीख किसी को भी याद नहीं है। पुलिस का कहना है कि अब जल्द ही WFI के चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह के बयान दर्ज किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई द केरल स्टोरी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। देश भर में उठ रहे तमाम विवादों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। उनका जम्मू हवाई अड्डे पर LG मनोज सिन्हा, उत्तरी कमान प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने आगवानी की। इसके बाद वे सीधे राजौरी के पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री IB और LOC के अलावा राजौरी पूंछ में हुए हमले के बारे में विस्तार से जानेंगे। उन्हें कश्मीर समेत जम्मू संभाग के चल रहे सैन्य ऑपरेशनों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। एक पखवाड़े के भीतर राजौरी और पूंछ में 10 जवान शहीद हो चुके हैं। स्मृति का शिव कुमार से सवाल। मिसेज वाड्रा को नमाज पढ़ते देखा है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार के इस वादे के एक दिन बाद कि कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में भगवान हनुमान के मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिव कुमार को पहले अपनी पार्टी के साथ अपने इस वादे पर विचार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान श्रीमती वाड्रा को अमेठी में नमाज अदा करते हुए देखा है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। शिव कुमार जी से बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि एक तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं रहे, इसलिए मंदिर वाला झूठा वादा ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन दूसरा मेरा उनसे प्रश्न है कि क्या ऐसा वाक्य कहने से पहले उन्होंने श्रीमती वाड्रा से चेक किया? और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। तो जब उनकी सर्वे सर्वा मुखिया ही मूर्ति पूजन के विरोध में है, मंदिर के विरोध में है, तो क्या DK शिव कुमार ऐसा वादा कर सकते हैं? मैम दूसरा सवाल ये है इसी में एडिंग ऑन कि अब OBC की एंट्री इस मामले में होगी। मैंने आपसे सवाल पूछा था, वो ये कह रहे हैं कि क्या ये धर्मनिरपेक्षता है अगर मैं ये कहूँ कि वोट डालने के दौरान अल्लाहू अकबर कहें तो... क्या ओवैसी साहब अल्लाह का नाम नहीं लेते अपने मंच से, अपने वक्तव्यों में? क्या वो अपने भगवान को याद नहीं कर सकते? तो अगर वो कर सकते हैं तो हम अपने आराध्य का नाम क्यों नहीं ले सकते? ये तकलीफ तभी क्यों है जब कोई प्रभु राम का नाम लेता है या बजरंग बली का आह्वान करता है। जी इसी बीच कांग्रेस नेता कह रहे हैं रहमान खान कि ये अल्पसंख्यकों के लिए डराने वाला होगा अगर बूथ पर या उसके बाहर। ये कांग्रेस की ही सोच हो सकती है कि हमारे भगवान का नाम लेके कोई डर जाएगा। हनुमान जी का नाम जब लिया जाता है तो विपदा दूर हटती है। भगवान राम का जब नाम लिया जाता है तो सौहार्द की भावना विकसित होती है।
कांग्रेस पार्टी के इस नेता का दुस्साहस कैसे हुआ ये कहकर कि बजरंग बली का नाम सुन के लोग डर जाएंगे? भूत पिचास जरूर डर सकते हैं, रावण स्वरूप वाले लोग जरूर डर सकते हैं, ना भक्त डरते हैं ना समुदाय डरता है। जी प्रियंका गांधी जी पर आते हैं, उनका लगातार आपने देखा कि बयान आया, बार बार वो बीजेपी पर इस बजरंग बली वाले मुद्दे पर भी निशाना साधते हुए कह रही है। वो तो बजरंग बली पे निशाना साधेंगी ही, इसलिए तो मैंने कहा श्रीमती वाड्रा बजरंग बली पे, राम प्रभु पे क्यों नहीं साधेंगी निशाना? उनको कब ये आस्था का दृश्य मंजूर था? जो सिर्फ चुनाव के लिए मंदिर मंदिर भटक रहे थे, उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा और पड़ेगा कि आप बताएं कि आपका कौन सा दृश्य सही है जनता के सामने। सड़क पर नमाज अता करने वाली श्रीमती वाड्रा सही है कि अब बजरंग बली का नाम से परहेज करने वाली श्रीमती वाड्रा सही है कि डीके शिव कुमार वाला नेतृत्व सही है कि वो मंदिर बनाएंगे? इन तीनों में से सही चित्र और चरित्र क्या है? उसमें वो 40% वाली सरकार भी कहती है बार बार। मेरा तो ये मानना है कि मैं ये अभी चर्चा में लाऊंगी नहीं श्री वाड्रा ने कितनी जमीनें हड़पी, मैं ये चर्चा में नहीं लाऊंगी। अगस्ता वेस्टलैंड में क्या स्कैम हुआ ये चर्चा में नहीं लाऊंगी। कोयले घोटाले में, कॉमनवेल्थ घोटाले में क्या क्या इन्होंने इस खानदान ने किया, मैं ये भी चर्चा में नहीं आऊंगी कि कहीं ना कहीं आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी 5,000 करोड़ रुपए का गबन करने के लिए नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर हैं। मैंने मीडिया के माध्यम से सुना है और इसका स्पष्टीकरण सिर्फ श्रीमती वाड्रा दे सकती हैं कि पद्म पुरस्कार खरीदने के लिए एक बैंकर ने 2 करोड़ की पेंटिंग MF हुसैन की, उनको खरीदना है ऐसा उनको लाचार करने का गांधी खानदान और विशेषतः श्रीमती वाड्रा ने किया। क्या ये आरोप सही है? और अगर ये आरोप सही है तो आप कहीं ना कहीं इस बात पर निश्चित दृष्टि डालें कि जो महिला पद्म पुरस्कार, देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान बेचने के लिए इतनी लालायित हैं, क्या उनके मुख से करप्शन पर एक भी शब्द शोभा देता है? जी बस मैम आखिरी तो सवाल है। जगदीश शेट्टार ये कहते हैं कि और भी कई बिंदु हैं घोषणा पत्र में कांग्रेस की, तो हम इसी मुद्दे पर वो क्यों इतना डरे हुए हैं? कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस नहीं हो रहा? मैं वही तो कह रही हूँ, शेट्टार साहब को इतना डर क्यों लग रहा है? वो तो बड़े कॉन्फिडेंट थे, इसलिए तो छुरा भूखा था। और मैम आखिरी सवाल है पीएम साहब के रोड शो, हाँ जी, उसको लेकर बता दीजिए। कुछ चिंताएं थी जिसकी वजह से 2 दिन किया गया रोड शो को। मुझे नहीं लगता कि हम कोई चिंता की वजह से 2 दिन रोड शो कर रहे हैं। आपको इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा कि जो जनसंवाद हमारा हुआ है एक ओवरवेलमिंग अट्रैक्शन है प्रधानमंत्री जी के लिए और उनके रोड शो के प्रति, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जनता के मध्य में वो जा रहे हैं। और क्यों ना जाए, प्रधान सेवक है और प्रधान सेवक के प्रति हर नागरिक की एक विशेष आस्था है, एक विश्वास है, एक प्रेम है और सम्मान है। पाकिस्तानियों को जिस बात का डर था वही हुआ। गोवा में SCO समिट के लिए आए बिलावल भुट्टो जरदारी को विदेश मंत्री जयशंकर ने खूब सुनाया। बैठक में खुलकर सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठा और बाद में S जयशंकर ने पाकिस्तान विदेश मंत्री को आतंकी इंडस्ट्री का प्रवक्ता तक कह डाला। भारत से जाते जाते बिलावल कश्मीर का मुद्दा उछालने से नहीं चूके। जयशंकर ने भुट्टो के लिए काफी वाला मुहावरा बोलते कहा, 370 अब हिस्ट्री बन चुका है। आइए जानते हैं विदेश मंत्री जयशंकर ने आगे क्या कहा। 3 सवाल जो पाकिस्तान वाले सवाल जो हैं मैं एक साथ लेना चाहूंगा ताकि बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से दिस, एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एन SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. देखिए, I said उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है। I will also say उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं है। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion. On the weaponization,
you know, it's a very interesting statement because it unconsciously reveals a mindset. What does weaponizing something mean? It means that the activity is legitimate and somebody is weaponizing it. So you say you are weaponizing trade, you are weaponizing technology. Somebody says you are weaponizing terrorism, that means they think terrorism is legitimate, that we should not weaponize it. That is normal. Okay. Now, what are we doing? We are countering ourselves, countering terrorism. We are defending ourselves. We are calling it out. We are exposing it. And some of it is what you saw today. So, you know, to me, we are not scoring diplomatic points. We are politically, diplomatically exposing Pakistan before the world. And as a victim of terrorism, I'm completely entitled to do so. I mean, what do you mean we should not weaponize terrorism? That means as a victim, I'm supposed to put up with it. I mean, so you not only commit terrorism, but you say, oh, please do not even speak about it. I mean, come on. So, to me, that sentence, you know, it spoke so much about a mindset of that country that you can all, you know, see for yourselves.